हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक आने वाली है और हम लोगों को एक बेहतर नंबर से निकालना है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट करते चलिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग चलते हैं। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे लेसन थर्ड संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक थे जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने पटना में जो भाषण दिया, वो भाषण का संक्षिप्त वर्णन हमने पिछले अध्याय में किया था। फिर उनका प्रश्नोत्तर, लेखक परिचय सब हमने देखा, और ऐसे करके हमने पहले और दूसरे मतलब लेसन का भी दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। लेसन कितना मेरे भाई? लेसन नंबर 4 है। लेसन 4 दिगंत भाग 2 है, जिसका नाम है नारीश्वर होता है। ये गलती से लिखा गया है नारीश्वर, नारीश्वर रामधारी दिनकर। अब चलते हैं थोड़ा सा पहले। आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय के बाद पाठ परिचय की। पाठ में उन्होंने क्या क्या लिखा है सुनिएगा। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा, नारीश्वर का मतलब होता है नारी और पुरुष वाला दोनों का मिला हुआ रूप। नारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधा स्त्री, दोनों के मिले सम्मिलित रूप को कल्पित रूप होता है। ऐसा होता नहीं, कल्पित रूप, कल्पना किया गया है। जैसे आप देखे होंगे, एक तस्वीर देखे होंगे जिसमें भोला बाबा का तस्वीर है, और इसमें आधा है पुरुष का भाग, इधर पुरुष का भाग रहेगा, इधर महिला का रूप रहता है। ठीक है, इसका चैप्टर का वर्णन हम लोग पिछले चैप्टर यानी कल पर करेंगे हम लोग। फिलहाल समझते हैं लेखक परिचय। इसी अर्धनारीश्वर चैप्टर का लेखक कौन है? तो रामधारी दिनकर। याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अर्धनारीश्वर जो हमारे शीर्षक हैं, उसके राइटर कौन, लेखक कौन है? तो रामधारी दिनकर। इनका जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। निधन 24 अप्रैल 1974। याद रखेंगे, जन्म कब हुआ? तो 1908 में 23 सितंबर को। निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। यानी कि जन्म स्थान इनका कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अगर हमारे जिले से हैं, समस्तीपुर जिला हो, दरभंगा हो, और इधर बेगूसराय ले लीजिए, तो इन सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? ज़्यादा करके सिमरिया पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी जो गंगा की सबसे प्रसिद्ध घाट, अगर यहाँ की बात अगर देखें तो आसपास में सिमरिया सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। जब आप बस से गए होंगे कभी, जब उतरिएगा नीचे, बस से जैसे नीचे उतरिएगा, जो गांधी ये सॉरी राजेंद्र पुल है, जिसको सिमरिया पुल कहते हैं, उनका नाम है राजेंद्र पुल। राजेंद्र पुल से नीचे उतरिएगा, जैसे ही सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ पर एक गेट बना हुआ है। उस गेट में लिखा हुआ है दिनकर, रामधारी दिनकर द्वार। समझ रहे हैं? मैंने उन्हीं के आसपास में उनका जन्म हुआ था, सिमरिया गांव में। वो तो हम लोग घाट की बात कर रहे हैं, गांव में उनका जन्म हुआ था, सिमरिया गांव में। ठीक है, तो ज्यादा दूर के नहीं है, हमारे बिहार के हैं और ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो लोग अगर गए होंगे कभी, कहाँ गए होंगे? अगर सिमरिया कभी गए होंगे और आपने अगर देखा होगा तो बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन बच्चे हमारे समस्तीपुर और बेगूसराय से हैं जो वहाँ गए हैं सिमरिया। उनके माता का नाम याद रखिएगा मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह। माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। पिता का नाम रवि सिंह। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। और इनकी पत्नी, देखिए शादी तो सब लोग करते हैं, तो ये भी शादी किए हैं। और इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। क्या नाम है इनका? श्यामवती देवी। ज्यादा पूछता कौन है? याद रखिएगा, इनके पिता का नाम पूछता है रवि सिंह। जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया। और एक पूछता है इनका जन्म कब? 1908 ईस्वी। आगे चलेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा जो है माने गांव और उनके आसपास, यहाँ पर मिस पॉइंट है, गांव और उसके आसपास, यानी कि जहां इनका जन्म स्थल था ना सिमरिया, तो सिमरिया में ही पढ़े। और सिमरिया के बाद ये आगे पढ़ने के लिए, देखिए 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। क्योंकि उस समय इनके गांव में कोई मैट्रिक माने हाई स्कूल नहीं था,
तो गंगा पार करके उस पार माने इस पार सिमरिया हो जाता है, उस पार मोकामा घाट रेलवे स्टेशन है और वहीं पर एक स्कूल है रेलवे स्कूल। तो उसी रेलवे स्कूल में ये जाते थे पढ़ने के लिए और वहीं से उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास की है, यानी 20 वर्ष के उम्र में। देखिए 1908 में उनका जन्म हुआ, 1928 में मैट्रिक किए है, तो कितने उम्र में? 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। कहाँ से? रेलवे घाट से। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारी मोकामा जो है ना, हमारी ननिहाल गांव है। मोकामा हमारी क्या है? ननिहाल गांव है। हम लोग वहां गए थे जब एक बार, तो हम लोग अपने मामा के जो हमारे बेटे थे उनसे हमने आग्रह किया था कि चलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़े थे, तो हम लोग गए थे वहाँ देखने के लिए उनके स्कूल को। ठीक है, चलिए। तो मोकामा घाट रेलवे स्कूल से वो लोग, मोकामा में हम लोगों का पड़ता है लेकिन गांव में था, तो स्कूल के पास हम लोग नहीं गए थे, तो स्कूल देखने के लिए गए थे हम लोग एक बार। चलिए 1932 में पटना कॉलेज से उन्होंने बीए से इतिहास माने बीए, बीए का मतलब समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री। उनका भी ऑनर्स पेपर क्या था? हिस्ट्री था। तो बीए उन्होंने किससे किया है? तो इतिहास से किए थे बीए। ठीक है, कब किए? तो 1932 में। अब देखिए 28 और 32 यानी कितने वर्षों का अंतराल हो गया? तो 4 वर्षों का अंतराल। यानी कि उन्होंने बीए में दाखिला, क्योंकि 2 साल का इंटर होता था और 2 साल का फिर क्या हो जाता था? बीए हो जाता था, 2-2 वर्षों का होता था उस समय। चलिए, वृत्ति माने उन्होंने काम क्या किए? तो HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक। माने क्योंकि काम देखिए, वो जब पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद कुछ जीविकोपार्जन होना चाहिए ना, खाने पीने का कुछ तो साधन होना चाहिए। तो साधन क्या था उनका? याद रखेंगे तो HE स्कूल एक स्कूल का नाम है जो बरबीघा में है। बरबीघा वही मतलब मोकामा के ही बगल में है, मोकामा है और उसी के आसपास का गांव एक गांव है जिसका नाम है बरबीघा। तो वहीं बरबीघा में ये प्रधानाध्यापक के रूप में काम किए। स्कूल का नाम था HE स्कूल, माने घर के आसपास में ही एक स्कूल था, उसी स्कूल में ये काम करते थे। इसके बाद दूसरा इन्होंने काम किया, जनसंपर्क विभाग के सब डायरेक्टर थे। माने जनसंपर्क विभाग के ये क्या थे? सब डायरेक्टर थे। और उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। बिहार विश्वविद्यालय जो है वहां पर इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किए। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए। मैं देखिए इन्होंने कई वृत्तियां, कई काम किए हैं। और कौन कौन काम? तो बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे और जनसंपर्क विभाग के सब डायरेक्टर रहे, साथ ही HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक रहे। तो ये थी उनकी वृत्ति। वृत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना? काम। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अर्धनारीश्वर शीर्षक लेसन 4। इसके राइटर यानी लेखक साहब कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ? तो 1908 में। मृत्यु कब हुई? तो 1974 में। क्लियर? इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, पत्नी श्यामवती देवी। इनकी शिक्षा तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर उच्च शिक्षा के लिए ये चले गए कहाँ? मोकामा रेलवे हाई स्कूल से 1928 में मैट्रिक की परीक्षा और 1932 में बीए की परीक्षा कहाँ से? पटना से उन्होंने पूरा किया। अब इनकी वृत्ति कौन कौन थी? तो काम किए पहले तो बरबीघा हाई स्कूल में HE स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने प्रधानाध्यापक के काम किए। फिर वो जन विभाग संपर्क के क्या रहे? सब डायरेक्टर रहे। बिहार विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे थे। इतना तक हमने देख लिया। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब इनकी कुछ साहित्यिक अभिरुचि देखते हैं, माने इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, ये सभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सुनिएगा। साहित्यिक अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर। देखिए इनकी सबसे पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1925 में। अब समझिए आप गौर करके कि इनकी जन्म कब हुई? 1908 में। मैट्रिक की परीक्षा 1928 में और 1925 में जब इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई होगी, तो यानी कि ये मैट्रिक से पहले इन्होंने 3 वर्ष पहले, यानी कि जब ये 8वीं क्लास में होंगे तब ये इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर। अब देखिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है इनकी, ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है जिसके कारण ये, ठीक है, बनाए। इसके बाद इनकी पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। इसके बाद वे देश पटना से, प्रकाश बेगूसराय से, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। माने इन्होंने बहुत, उसके बाद लगातार कई रचना करते गए,
1925 के जब पहली इनकी रचना थी जिनका नाम था छात्र सहोदर, उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। ये सारी रचनाएं, पहला जो देश पटना में एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी उनमें, बेगूसराय में एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी जिसका नाम था प्रकाश, और कन्नौज में एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी जिसकी प्रतिमा। इन तीनों में इनकी कई लेख, कई कहानियां, कई कविताएं प्रकाशित हुई उसके बाद, ठीक है ना। तो आप समझिए पटना, बेगूसराय और कन्नौज, इन तीन जगहों में इनकी कविताएं लगातार प्रकाशित होने लगी, इन सारे पत्रिकाओं में कविता, जिसके कारण थोड़ा सा इनकी प्रसिद्धि और बढ़ी। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं उन्होंने किया और ये सब प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। देखिए 21 वर्ष की अवस्था, जब इनकी उम्र 21 वर्ष हो गई, अब 1908 और 21 जोड़ लीजिए यानी 29, 1929 में इनकी पहली एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिनका नाम था प्रणभंग। अब इससे आप क्या समझे? इससे ये समझ में आया हमें कि इनको शुरू से ही लिखने का बहुत शौक था, बचपन से ही लिखने का शौक था, इसीलिए मात्र 8वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में थे तब की इनकी पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई जिनका नाम था छात्र सहोदर, और 21 वर्ष की अवस्था में और इन्होंने पहला प्रणभंग नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात होती है कि बड़ी अभिरुचि, देखिए यही रुचि थी इनकी। अब आगे चलेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, याद रखेंगे, प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुई थी 21 वर्ष की अवस्था में। दूसरा था रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुई, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसीम रथी 1952 में, रसीम रथी 1952 में, नीलकमल 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिराम 1970 में प्रकाशित हुई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आपने तो इतनी ही मेंशन किया है, क्या इतनी ही उन्होंने लिखा था? नहीं मेरे भाई, देखो उन्होंने इतनी नहीं लिखी थी, जो उनमें से इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण है उसका हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आप पाठ्य पुस्तक में भी देखिएगा तो इतना है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है इतना। क्लियर? तो आप क्या समझे कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से जो जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका हमने यहाँ पर नाम लिया है। और कौन कौन? तो प्रणभंग कब हुआ? 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, ये सब प्रकाशित हुई। चलिए, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इनकी कुछ प्रमुख गद्य है, ये अन्य पर रचनाएं थी, इनमें गद्य कौन कौन है तो याद रखिए, मिट्टी की ओर एक उनकी गद्य है जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा था अर्धनारीश्वर, जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अर्धनारीश्वर, वो 1952 में प्रकाशित हुई। फिर संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुई। काव्य की भूमिका 1958 में, बट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 आदि में प्रकाशित हुई। अब आपके फिर से दिमाग में आता होगा कि एक सर हमको इतना कैसे याद रहेगा, हम कैसे याद करेंगे? देखिए आपको इस सब सन शताब्दी याद करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा एक दो उसको याद करना है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी जो अर्धनारीश्वर है ये याद रखिएगा कि 1952 में प्रकाशित हुई थी। ऐसे आपको याद तो करना सब है, किताब तो कहता है सब याद करने के लिए, अब हमें इस सारी बातों को याद रखना होगा। लेकिन पूछता परीक्षा में क्या पूछेगा आप सो देखिए, ऐसे पूछता है, उर्वशी, उर्वशी किनकी रचना है? उर्वशी किनकी रचना है? तो आप वहां पर ऑप्शन में लगाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। या ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे आपको लिख देगा रसीम रथी किनकी रचना है, रसीम रथी किनकी रचना है, 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर। क्या मारेंगे हम ऑप्शन? रामधारी सिंह दिनकर में मारिएगा। तो इस तरह से ये पूछ सकता है, ये सन शताब्दी नहीं पूछता है, तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन किताब में लिखा हुआ हो सके पूछ दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मिट्टी की ओर, अर्धनारेश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं थी जो गद्य थी। चलिए अब देखिए, क्योंकि इतने बड़े कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है,
तो भाई इनके पास तो बहुत सारा सम्मान भी मिला ही होगा, नहीं मिला होगा? तो इनके पास सम्मान कौन कौन थे याद रखिएगा, इनको कौन कौन सम्मान मिला है, पुरस्कार और सम्मान। पहला याद रखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय, जो उन्होंने लिखी थी कब, 1956 में। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी एक रचना है, और उन्हीं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत सुंदर रचना है। तो जो हमारी भारत सरकार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दी थी। दूसरी थी उर्वशी, ये भी बहुत सुंदर रचना है। इसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। इसके अलावे इन्हें पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किया गया है, और इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। देखिए बहुत अच्छा बात है। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी किसके लिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, तो उर्वशी के लिए। और पद्म भूषण भी इनको मिला है। साथ ही साथ कई प्रकार के इन्हें सम्मान मिला है, और इसके अलावा इन्हें राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी गई है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि इनके सम्मानों की भी इनके पास भरमार थी, बहुत सारे सम्मान मिले थे। चलते हैं आगे। दिनकर, याद रखिएगा, जो हमारे दिनकर जी हैं, वो छायावाद के प्रमुख कवि। कभी कभी पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, तो याद रखिएगा छायावाद युग के। किस युग के? तो छायावाद युग के कवि थे। और भारतेंदु युग के थे, माने भारतेंदु के समय में समकालीन थे। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे, उसी समय ये भी काम करते थे। लेकिन भारतेंदु जी की रचना बहुत अच्छी प्रसिद्ध रही, इसलिए उनके नाम पर ये कवि का नाम थी, समय का नाम पड़ा भारतेंदु युग, और उसी के समकालीन ये थे। और भारतेंदु युग के प्रभमान राष्ट्रीय भावधारा के महान आधुनिक कवि थे। यानी ये आधुनिक विचार के कवि थे हमारे, कौन? रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? तो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। लेखक परिचय हमने पढ़ा, छोटा सा ही लेखक परिचय, ज्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं थोड़ा सा, इनसे हमने कोई क्वेश्चन लिया है। अब कुछ क्वेश्चन आपको जवाब देनी है जो एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं है क्या? लगता है दूसरे पीडीएफ में निकालना पड़ेगा। प्लीज वेट। सॉरी भाई, हमने जो एमसी क्वेश्चन लिया था वो दूसरी पीडीएफ में आ गया था, इसलिए थोड़ा सा उसमें नहीं था। चलते हैं हम लोग, देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अब बताएंगे आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आप कमेंट में फटाफट बता दीजिए। ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या डी होंगे, या क ख है तो ऑप्शन में क ख ग ही बताएंगे। जैसे हमने ऑप्शन में दिया है क ख, तो क में क्या है? सिताब दियरा, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है सिमरिया, और चौथा है बरबीघा। क्या बताएंगे आप लोग? तो याद रखेंगे सिमरिया। कहाँ है? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का? तो सिमरिया में। क्लियर? चलते हैं दूसरा। रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी, प्रणभंग, प्रणभंग किसकी रचना है? क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? प्रणभंग किसकी रचना है? तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हम लोग देंगे आंसर? रामधारी सिंह दिनकर। अभी तुरंत बताए हैं। और हाँ, ये आप रखिएगा, कब ये प्रकाशित हुई थी? तो उनकी 21 वर्ष के उम्र में। 21 वर्ष कब? तो 1929 में। ठीक है, 1929 में इनकी यह रचना प्रकाशित हुई थी। कौन? प्रणभंग, जो एक पुस्तक थी। आगे हैं दिनकर जी, यानी वही रामधारी सिंह दिनकर, किस युग के कवि थे? किस युग के? तो छायावाद के, प्रगतिवाद के, साहित्यवाद के, और जनवाद के। क्या लिखेंगे हम लोग? तो छायावाद के। ये किस युग के थे और किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, माने उनका जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है 1900, 1902, ग में है 1969, और घ में है 1908 में। अगर आप जानते हैं, आपको लगता है कि 1900 होगा, तो ऑप्शन में कमेंट में दीजिए क। अगर जानते हैं कि ख होगा तो आप ख आंसर दीजिए, यानी कमेंट में आप आंसर भेज दीजिए फटाफट सब बच्चे लोग। तो क्या होगा बताइए?
1908। देखिए एक बच्चे ने भेजा है कि सर 1908 यानी घ नंबर ऑप्शन। बहुत अच्छा, भेजने के लिए धन्यवाद। आगे चलेंगे। रामधारी सी दिनकर, रामधारी सी दिनकर की पहली कविता कौन थी? माने उन्होंने पहली कविता क्या उन्होंने प्रकाशित किया था? छात्र सहोदर, अर्पण, रसिम रथी या हुंकार? तो क्या लिखेंगे? तो उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी जिनका नाम था छात्र सहोदर। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम इस तरह के जितने भी वीडियो देंगे आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो याद रखिएगा, मतलब हमारे चैनल का नाम है ऑलवेज न्यू 142। ठीक है, तब तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल हम इसके अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।